गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर आरएस एकेडमी। एस्पायर आरएस एकेडमी के तहत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे थे और इसका पहला जो टॉपिक था वो था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हमने इससे पहले दो यूरोपियन कंपनीज कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमने किया था पुर्तगीज। पहली हमने जो यूरोपियन कंपनी जो डिस्कस की वो थी पुर्तगीज और सेकेंड डच, और उसके बाद हमने ब्रिटिशर्स को भी डिस्कस किया था, लेकिन पूरा कंप्लीट हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो हम क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए हमने उस टॉपिक को आधा ही डिस्कस किया है और आज हम पूरा कंप्लीट ब्रिटिशर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में सबसे पहले हम डिस्कस किया था कि किस प्रकार इस कंपनी की स्थापना हुई, और इस स्थापना होने के बाद वहाँ के राजा ने एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति को भारत भेजा, जो यहाँ के जो उस समय मुगल एम्पायर का जो राजा था जहांगीर, उससे मिला। और जो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स भारत आया था वो हॉकिंस था। उसका क्या नाम था? हॉकिंस। और हॉकिंस सबसे पहले भारत में आया और यहाँ आकर जहांगीर से मिला, और जहांगीर से उसने कहा कि मुझे व्यापार की परमिशन चाहिए, क्योंकि हमने ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जहांगीर ने हॉकिंस को अपने दरबार में रखा, 400 का मनसब दिया, सब कुछ किया, लेकिन व्यापारिक परमिशन नहीं दी। लेकिन एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद कहा कि हम बहुत सारा सामान साथ में लाएं, इस सामान को कहाँ पर रखें। तो उन्होंने जहांगीर ने कहा था कि आप इन सामान वगैरह को रखने के लिए फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने सूरत में, जहाँ से जिस पोर्ट से वो आए थे वहीं सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। लेकिन कुछ समय बाद पुर्तगालियों का इस पूरे एरियाज पर कंट्रोल था, और पुर्तगीज ने क्या कहा, उन्होंने वहाँ का जो सूरत के व्यापारी थे उनसे ये कहा कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये धीरे धीरे व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, हो सकता है कि आपको भी यहाँ से रिप्लेस कर दे। इसलिए इनका यहाँ पर क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध के फलस्वरूप यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश सही तरीके से कर नहीं पाए, तो ये इस कोस्टल एरिया पर आ गए। और यहाँ मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने क्या इस्टेब्लिश कर दी थी? फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी थी। इसलिए जो ब्रिटिशर्स की जो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी वो सूरत में हुई थी, बट सूरत में कुछ समय तक रहने दिया और फिर यहाँ से इनको कहाँ भेज दिया गया? पूर्वी तट पर। ठीक है, और सूरत में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी वो 1608 में की। ये कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली आखिरकार, वो तो वापस गया, और वापस जाने के बाद अपने राजा को यही बात हॉकिंस ने बता दी कि मुझे तो व्यापार करने की परमिशन तो जहांगीर ने दी नहीं, लेकिन अच्छा व्यक्ति है, मन रखता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति व्यापार करने की परमिशन नहीं दे रहा है। इसलिए कहा कि एक बात और मैं बता सकता हूँ कि जहांगीर इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहा है, लेकिन जहांगीर का एक बेटा है खुर्रम, जो कहाँ का गवर्नर है? गुजरात का गवर्नर है। खुर्रम जो गुजरात का गवर्नर है वो इन सब चीज़ों को समझता है, यंग माइंडेड है, वो फॉरेन ट्रेड के फॉर्मूले को भी जानता है और समझता भी है किस प्रकार अगर बाहर के लोग यहाँ आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार बूस्ट होगी। इन सब चीज़ों को समझता है और व्यापार करने में सुविधा हो सकती है अगर आप खुर्रम से मिलो तो। और खुर्रम कहाँ का गवर्नर था? गुजरात का। ठीक है, और गुजरात उस समय मुगल एम्पायर में एक प्रांत था, और गुजरात का जो गवर्नर था वो था खुर्रम। तो आप खुर्रम से डायरेक्ट अगर मिल जाओ, सीधा यहाँ से जाने के बाद सीधा खुर्रम से मिलना और खुर्रम को ये सब चीज़ें बता देना, और खुर्रम अगर इन सब बातों से एग्री हो जाए तो आपको व्यापारिक परमिशन मिल सकती है। खुर्रम वही जो बाद शाहजहां के नाम से बाद में क्या बना था? शासक बना था। ठीक है, इसलिए जो दूसरा व्यक्ति जो भारत में आया था उसका नाम था सर थॉमस रो। सेकंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर कह सकते हैं जो ब्रिटिशर्स जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की परमिशन मांगने के लिए जो दूसरा व्यक्ति आया था उसका नाम था सर थॉमस रो। ठीक है, तो आज यहीं से हम पूरा कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सर थॉमस रो को ये बात हॉकिंस ने बता दी थी कि किस प्रकार आपको जाना है, और सबसे पहले गुजरात के गवर्नर से मिलना है, और गुजरात के गवर्नर से परमिशन मांगने के बाद ही आप किससे मिलोगे? जहांगीर से मिलोगे। तो खुर्रम वहाँ से सीधा आ गया इंडिया, और इंडिया में सबसे पहले जहाँ लैंड किया, या फिर कह सकते हो जिस पोर्ट पे उतरा, वो गुजरात एरिया पे सूरत में, और वहाँ से सीधा किससे मिला? खुर्रम से। और खुर्रम से मिलने के बाद उसको बात बता दी गई थी कंप्लीट। तो खुर्रम से उसने बात बता दी कि इस प्रकार हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए हैं और हमें व्यापारिक परमिशन चाहिए। और खुर्रम ने इन सभी बातों को समझा, और उसने समझाया भी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर कह सकते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर भारत में बाहरी शक्ति आकर यहाँ व्यापार करे, और ये व्यापार करने से यहाँ की वस्तुओं की जो डिमांड है वो यूरोप में ले जाकर अगर बेची जाए, या फिर इस व्यापार को पूर्ण रूप से संचालित किया जाए तो बहुत अच्छा आपके राज्य में भी फायदा हो सकता है। ये चीज़ें समझाने के बाद खुर्रम ने कहा कि
डैडी, जो डैडी कौन थे खुर्रम के? जहांगीर। डैडी अभी हाल फिलहाल कहाँ पर है? अजमेर आए हुए हैं, ठीक है। हाल फिलहाल डैडी कहाँ पर आए हुए हैं? अजमेर आए हैं, और आप सीधा जाकर उनसे अजमेर में मिल लो, और अभी बहुत अच्छे मूड में, और हो सकता है कि मेरा जो ये लेटर आप ले जा रहे हो साथ में, तो आपको व्यापार करने की परमिशन मिल सकती है। इसलिए सर थॉमस ने ये बात मान ली, और सर थॉमस जब यहाँ भारत आया था, वो आया था 1614 में, ठीक है, वहां से रवाना हुआ था, और सितंबर 1615 में कहाँ पर? भारत पहुंच गया था, ठीक है। उसके आने के बाद वो जहांगीर से मिला। जहांगीर से कहाँ मिला? अजमेर में। और जहांगीर का दरबार लगा हुआ था। जैसे ही दरबार में कहा, इस जहांगीर को कहा कि सर एक और व्यक्ति आया। जहांगीर को लगा कि हॉकिंस वापस आ गया। नहीं नहीं सर, ये जेंटलमैन कोई और लग रहा है, दूसरा। तो उन्होंने बुलाया अंदर कि बोलो क्या। फिर उन्होंने पूरी बातें बताई कि ये बातें खुर्रम ने पूरा सब समझ ली है, और पूरा चेक कर लिया है कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं व्यापार के, ठीक है। और हम अगर व्यापार करते हैं तो आपकी इकोनॉमी किस प्रकार बूस्ट हो सकती है। इन सभी चीज़ों को बताने के बाद जहांगीर ने कहा ठीक है, जब खुर्रम ने इतना सब कुछ चेक कर ली ये चीज़ें, तो फिर हम व्यापारिक परमिशन की अनुमति देते हैं। और जब जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दी या परमिशन दी, वो दी थी 10 जनवरी 1616 को, ठीक है। 10 जनवरी 1616 को कहाँ पर दी थी? अजमेर में। ये बात ध्यान रखना, जहांगीर ने कहाँ पर इनको परमिशन दी थी? अजमेर में दी थी, 10 जनवरी 1616 को। और इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार को क्या करती है? बढ़ाती है, अपनी फैक्ट्रियाँ और इस्टेब्लिश करती है, और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, और ब्रिटिशर्स ने जिस प्रकार अपना रूल को लागू किया था, उसकी शुरुआत 10 जनवरी 1616 को हो चुकी थी, और यहीं से शुरुआत मानी जाती है। और फिर आप देख लो, 10 जनवरी 1616 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट बात समझ में आ गई। मैंने एक स्लाइड में फोटो भी लिया है। एक ये लोकेशन आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रिटेन की लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन हमेशा ध्यान रखना किस किस रूट से होकर आते थे और यहाँ इंडिया में प्रवेश करते थे। यहाँ पर सूरत पोर्ट है, और यहाँ पोर्ट में खुर्रम से मिलने के बाद सीधा जहांगीर से मिला। एक प्रकार से पहले से मैं बता चुका हूँ पुर्तगाल की लोकेशन कहाँ पर है, उसके साथ हॉलैंड की लोकेशन कहाँ पर है, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने सर जो थॉमस रो, उन्हीं का फोटो है, जेंटलमैन टाइप व्यक्ति लग रहा है पूरा। तो ये जिनका फोटो है वो किसका? सर थॉमस रो का, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें भारत के मैप को पूरा देख रहे हैं कि कहाँ कौन कौन से रूट से होकर जाना है, ठीक है, कहाँ कहाँ भारत में व्यापार करना है, या किन किन क्षेत्रों में ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर हम फैक्ट्री स्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर और कौन से भारत के साथ साथ अन्य क्षेत्र कौन से जहाँ पर हम अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। तो एक मैप पे ही डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिटिश का फोटो जिसमें सर थॉमस रो वगैरह ये सब लोग साथ में है, ठीक है। और अपने राजा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मानो कि हम इन एरियाज में जाएंगे और व्यापार को बहुत अच्छे से फैलाएंगे। ये जहांगीर का दरबार है अजमेर का, जहाँ पर सर थॉमस रो अंदर आए हैं लेटर लेकर, वो बता रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें व्यापार करने की परमिशन दे दो। और व्यापार करने की यहीं से उनको क्या दे दी गई थी? परमिशन दी गई। और ये परमिशन कब दे दी गई थी? 10 जनवरी 1616 को, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट समझ में आ गई। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले इतना सब कुछ पढ़ लिया था कि किस प्रकार भारत में वो आए और फिर धीरे धीरे एस्टेब्लिश होना शुरू हो गए। हम इस पूरे टॉपिक को एक मैप पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद पॉइंट को देखेंगे, क्योंकि एक बार आपको पूरी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मैप में, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसको और ज़्यादा कह सकते हैं कि रिटर्न में लाने में, या फिर समझने में, याद करने में, सब कुछ, ठीक है। तो हम भारत के मैप से पूरा इसको डिस्कस कर लेंगे, किस प्रकार आए और कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की, और धीरे धीरे किस प्रकार अपने क्षेत्र को उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो हम मैप पे अगर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमें पता है कि इन्होंने फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी सूरत में, और सूरत में जब यहाँ के व्यापारियों द्वारा और पुर्तगालियों द्वारा विरोध किया गया, तो ये किस कोस्टली एरियाज में चले गए? ये पूर्वी तट पर चले गए थे। और वहाँ पर इन्होंने कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी? मसूलीपट्टनम में। तो हमने ये पढ़ा कि जो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी 1608 में, वो की थी सूरत में, ठीक है। और सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद जब यहाँ पर भयंकर विरोध हुआ तो कहाँ चले गए? मसूलीपट्टनम में। और 1611 में कहाँ इस्टेब्लिश कर दी? मसूलीपट्टनम में। यहाँ तक हम कंप्लीट समझ में आ चुका है। और ये जब बात है उसके बाद सर थॉमस ने यहाँ पर व्यापार करने की क्या ली थी? परमिशन ली थी। और व्यापार करके परमिशन लेने के बाद
इनको लगा कि अब धीरे धीरे अपने व्यापार को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जब यहाँ मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी हद तक अपना क्षेत्र बढ़ा दिया था। और अब ये देख रहे थे कुछ हमें ऐसे अन्य क्षेत्र मिल जाए, नए नए क्षेत्र, जहाँ पर हम व्यापार और ज़्यादा बढ़ा सके। और उसमें जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। कैसे होता था? वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। इसमें क्या, जिसमें वस्तु लाते थे, वस्तु के बदले क्या ले जाते थे? वस्तु ले जाते थे। क्योंकि उस समय ज़्यादा इतना हम कह सकते हैं कि पैसों का इनका ट्रांसफर नहीं होता था। वस्तु लाओ और वस्तु के बदले वस्तु ले जाओ, बाटलर सिस्टम जैसा था सिस्टम। तो फिर उनको लगा कि एक दिन ये व्यापार करते करते इन अलग अलग एरियाज में जाते थे, अपनी वस्तुएं लाकर इस फैक्ट्री वाली जो जगह थी यहाँ रखते थे, और यहीं से पोर्ट से लेकर कहाँ ले जाते थे? यूरोप ले जाते थे। जब इन क्षेत्रों में ये घूम रहे थे तो इनको पता चला कि भाई साहब कुछ यहाँ का राजा जमीन लीज पे दे रहा है, जमीन लीज पे दे रहा है, या फिर वो कुछ पैसों के बदले चाह रहा है कि मेरे यहाँ से व्यापार की परमिशन ले लो, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कि ऐसी दिवालियापन की कंडीशन आ गई हो। तो ये जहाँ ये राज्य था वो था गोलकुंडा। कौन सा राज्य था? गोलकुंडा। गोलकुंडा मान सकते हो कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो तेलंगाना में इसकी लोकेशन होगी। तो गोलकुंडा के राजा के पास खाने पीने का कुछ बचा नहीं बचा, तो वो देख ही रहा था कि कोई आए 4 रुपए देकर जाए तो ये भी फायदा हो जाए। तो उसने अपने राज्य क्षेत्र में एक बात फैला रखी थी, कोई कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे, मैं उसे व्यापार करने की परमिशन दे सकता हूँ, फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की परमिशन दे सकता हूँ। ये बात किसको पता चली गई? ब्रिटिशर्स को पता चली। जब ब्रिटिशर्स को ये बात पता चली, उनको लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। और भागते हुए गए अपने राजा, उस राजा के पास कि सर, हमने सुना है कि आप अपने क्षेत्र में व्यापार करने की परमिशन दे रहे हो। राजा ने कहा बिल्कुल दे रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ, आप क्या रेडी हो? तो कहा हाँ बिल्कुल, हम भी रेडी है। तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने सोचा होगा कि बहुत ज़्यादा पैसों के बदले में दे रहे होंगे व्यापार। तो उन्होंने, सर बताओ। उन्होंने कहा आपके झोले में जितना भी हो दे दो। तो उन्होंने कहा हमारे झोले में तो सिर्फ 500 रुपये। मैंने कहा दो 500 रुपये। अंग्रेज आके बक्के रह गए कि सिर्फ 500 रुपये में इतने बड़े क्षेत्र पर व्यापार करने की परमिशन। अंग्रेजों को लगा कि कुछ न कुछ मजबूरी है, इसलिए 500 पेगोडा के बदले, कितने? 500 पेगोडा। पेगोडा एक प्रकार के कॉइन्स कह सकते हैं, मनी कह सकते हैं, जिसको पेगोडा कहा जाता था उस समय। वहां पर 500 कॉइन्स के बदले पूरे गोलकुंडा क्षेत्र में व्यापार करने की अंग्रेजों को क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। अगर ऐसी परमिशन मिलती है, सिर्फ 500 रुपये में पूरे क्षेत्र पर व्यापार करें, तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि गोल्डन चांस था उनके लिए। था ही गोल्डन चांस कि कुछ छोटी सी राशि में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती, तो आपको लगता है कि मेरे लिए तो कौन सी अपॉर्चुनिटी है? गोल्डन है। तो इसलिए जो 500 पेगोडा में गोलकुंडा के जो सुल्तान था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ व्यापार करने की परमिशन दी गई। तो इस प्रकार का जो फरमान था उसे गोल्डन फरमान कहा गया। क्या कहा गया उसे? गोल्डन फरमान कहा गया। ठीक है, कि कम से कम 500 रुपये में पूरे क्षेत्र पर क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में कभी क्वेश्चंस बने कि अंग्रेजों को गोल्डन फरमान किस राज्य ने जारी किया, या किस राज्य के शासक ने जारी किया? तो गोलकुंडा के शासक। ठीक है, कितने रुपए में या कितने पेगोड़ा में? 500 पेगोड़ा में। ठीक है, ये बात याद आ गई। और ये जो बात थी ये 1632 की थी। 1632 ईस्वी में ये काम हो गया। 1611 में फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी। उसके बाद इन क्षेत्रों पर व्यापार करने की परमिशन मिल गई। अब अंग्रेजों को लगा कि ठीक है, जब इस वाले एरियाज में या अरेबियन सी के एरियाज में जब हमें पुर्तगीज और अन्य व्यापारी हमने नहीं रहने दे रहे हैं, हमें व्यापार करने नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ तो कर पा रहे हैं, ये तो क्षेत्र तो मिल रहा है, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर धैर्य के साथ अंग्रेजों ने लगा कि आगे बढ़ेंगे तो और क्षेत्र में अपने आप हमारे कंट्रोल में आते रहेंगे। और अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिशर्स या कोई और अदर कंपनीज थी, ये क्या करते, नॉर्थ वाले इन एरियाज में भी आती थी और यहाँ से वस्तुएं खरीद कर कॉस्टली एरियाज में ले जाती थी, ताकि क्या हो, यहाँ से जहाज़ों से भरकर सामान को कहाँ लेके जाए? यूरोप में। इसलिए यहाँ से सामान को लोड करने के बाद अगर ट्रांसपोर्ट करना है अगर साउथ वाले एरियाज में, तो काफ़ी लंबी दूरी होती थी, और काफ़ी लंबी दूरी जब चलना पड़ता था तो बहुत सारे कह सकते हैं कि इतने सारे बैरियर्स भी होते थे बीच में। ठीक है, कठिनाई भी आती थी। तो इनको लगता था कि कुछ इन एरियाज में अगर हमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल जाए इनके पास वाले एरियाज में, तो कुछ और अच्छा काम हो सकता था। इसलिए यहाँ आज के अगर मैप में देखोगे तो उड़ीसा वाली जगह के यहाँ के जो उस समय जो रूलिंग में थे उन राजाओं के पास ये गए कि प्लीज़ हम व्यापार करते हैं और व्यापार करने के लिए हमें छोटी सी एक जगह दो ताकि हम फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें। तो वहाँ के राजा ने कहा कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश करें, कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करोगे? उन्होंने कहा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं, हम खुद ही नहीं समझते, हमारे वहाँ पर औद्योगिक
औद्योगिक क्रांति चल रही है, ठीक है, लेकिन वहां पर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा पर बट हमने यहाँ ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं, तो फिर क्या करना। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री का मतलब सीधा सिंपल सा है कि फैक्ट्री में हम सिर्फ एक छोटा सा रूम एक प्लॉट लेंगे और प्लॉट में 4-5 रहने के रूम बना देंगे, एक लेट बाथ बना देंगे, 2 हॉल बनाकर उसमें अपना सामान भर देंगे ताकि हमारा क्या सामान सुरक्षित रहे, और सामान सुरक्षित थोड़े दिन पड़ा रहेगा, हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर जहाज से भरकर ले जाएंगे। तो कि यहाँ के राजा ने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दे दो, फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लो। तो फिर यहाँ उड़ीसा में 2 जगह है, एक है हरिहरपुरा, एक जगह का नाम है हरिहरपुरा, ठीक है, और दूसरी जगह है बालासोर। इन दोनों जगहों पर इनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई। कहां पर? उड़ीसा में, इन दोनों। ये 1 साल बाद, गोलकुंडा के सिर्फ 1 साल बाद 1633 में। आप सोच रहे होंगे कि जब इनको यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन थोड़े से समय में बहुत बड़े एरियाज पर इनके लिए पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा था। इसलिए हरिहर और बालासोर में 2 फैक्ट्री स्टेब्लिश की। कब की? 1633 में। और यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश होने के बाद आप देख लोगे कि इस जो पूर्वी तट है, इस पर लगभग इन्होंने अपना कंट्रोल जमा रखा था। एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे कि भारत में ब्रिटिशर्स की पूर्वी फैक्ट्री सबसे, या पूर्व में सबसे पहले, या पूर्व तट पर सबसे पहले फैक्ट्री कब स्टेब्लिश की गई, कहाँ पर की गई, तो आपको हरिहरपुर या बालासोर करना पड़ेगा, चाहे ऑप्शन में मसूलीपट्टनम हो, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मसूलीपट्टनम। और ऐसा अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण में है सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की, दक्षिण भारत में, तो आपको मसूलीपट्टनम करना है, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो चुकी। इनका व्यापार इन एरियाज में चलने लगा अच्छे से, और व्यापार चलते चलते फिर इनको एक बात दिमाग में आई। किसी ने कहा कि आपने सुनी एक बात तो, कि कुछ गांवों के पट्टे जारी हो रहे, तो कहाँ पर हो रहे? तो एक नीचे एक शासन चलता है चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी राज्य है, वहां का राजा कुछ पट्टे जारी कर रहा है। कहाँ का राजा? चंद्रगिरी का राजा। अंग्रेजों को लगा ये चंद्रगिरी कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा घुमाओ, अर्थी अपना रथ घुमाओ और ले चलो। कहाँ? चंद्रगिरी। पहुंच गए चंद्रगिरी राजा से मिलने। राजा को जाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया कि हम वो लोग हैं, वहाँ के हैं, यहाँ व्यापार करते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश है, ठीक है, और बाइज्जत हम अच्छे से व्यापार करते हैं, आप सब कुछ बैलेंस शीट चेक कर सकते हो, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, एक एक वस्तु का हमारे पास हिसाब है, जिससे खरीदते हैं उतनी वस्तुएं उनको देते भी हैं। तो चंद्रगिरी राजन का क्या चाहिए? अंग्रेजों ने कहा कि हमें भी पट्टे चाहिए। लो, सब ले रहे तो आप भी पट्टे लो, आपको मना कहा। तो इनको एक गांव यहाँ पसंद आया, जिस गांव का नाम था चेन्नई। उस गांव का क्या नाम था? चेन्नई। अंग्रेजों ने इस चेन्नई गांव को खरीद लिया। चेन्नई गांव किस राज्य में था? चंद्रगिरी में, ठीक है। और राजा से चेन्नई गांव खरीदा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा अब ठीक है, सब कुछ सही है, इस पूरे कोस्टल एरियाज में हमें एक साउथर्न पूरे तट पर हमें एक फैक्ट्री मिल गई। और इन्होंने चेन्नई का नाम चेंज कर दिया। उनको चेन्नई फेने बोलना आता नहीं था, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? मद्रास। इन्होंने कहा इसका नाम चेंज करो, सबसे पहले मद्रास, सिंपल सा। और इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या कर लिया? मद्रास कर लिया। इन्होंने जिस चेन्नई गांव खरीदा था वो खरीदा था 1640 में, ठीक है। 1639 में क्या खरीद लिया? चेन्नई गांव खरीद लिया। चेन्नई गांव खरीदने के बाद इनको लगा कि अब खाली खरीद तो लिया है, लेकिन खाली पड़ा प्लॉट क्या काम का, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टीज की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, लेकिन इसका कुछ यूटिलाइज किया जाए, हम जिस उद्देश्य के लिए यहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी गई। फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए व्यक्ति को बुलाया कि तुम लगाओ दिमाग, कैसी कितनी अच्छी फैक्ट्री। तो यहाँ फ्रांसिस डे को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? फ्रांसिस। और उसको कहा कि यहाँ चेन्नई में फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है, मद्रास में फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी। तो फ्रांसिस डे ने यहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी, और उसका जो नाम रखा वो फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। क्या नाम रखा इसका? फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब वो सोच रहे थे, आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे इन्होंने फोर्ट कैसे नाम रख लिया। फोर्ट नाम इसलिए रख दिया कि फोर्ट का मतलब होता है कि जो इस प्रकार वो फैक्ट्री स्टेब्लिश करते थे, फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के बाद कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत सारे चोरियां वगैरह हो जाती थी सामान की, या फिर कोई वहाँ के जो जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, वो क्या कर लेते थे कि इनको अच्छे से स्टेब्लिश होने देते नहीं थे, चोरी कर देते, सामान को तोड़फाड़ कर देते। हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में देखो तो अपने लोकल एरियाज में कोई बाहर की कोई व्यक्ति आ रहा और बिजनेस अगर सेटल करना चाहता, लेकिन हम इतना जल्दी नहीं करने देते। भयंकर विरोध करते कि हमें भी रोजगार दो, ये दो, हमारे रोजगार छीन लोगे यार, हमारी जगह को आप छीन लोगे।
ऐसा होता ही है ना। या फिर बाहर की कंपनी जाती है तो सबसे पहले हम विरोध तो करते हैं, तो इनको भी लगा कि हमारा भी विरोध होगा, लोकल जो वहाँ लोग हैं वो विरोध करेंगे। इसलिए इन्होंने फैक्ट्री के चारों तरफ क्या कर दिया, दुर्गानुमा आकृति में 4 दीवारी कर दी और इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया। इसलिए इसको कहते हैं फोर्ट। ठीक है, फोर्टिलाइजेशन, सॉरी फोर्ट एक प्रकार से कह सकते हैं, तो पूरा दुर्गीकृत पूरी तरीके से कर दिया इसको। आगे बात समझ में, इसलिए इसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और इसकी स्थापना किसने की, फ्रांसिस डे ने। ये जो फोर्ट बनाया गया था ये 1641 में बनाया गया, जबकि जो चेन्नई गांव खरीदा वो कब खरीदा, 1639। ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया किस प्रकार इस पूरे कोस्टल एरियाज को इन्होंने क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में। ठीक है, उनको पता था कि हमारे साथ वेस्ट जो कोस्ट है वो, वेस्टर्न जो कोस्ट है वो नहीं है, लेकिन ईस्टर्न तो है, इस पे पूरी तरह से कंट्रोल करके रखेंगे। अब धीरे धीरे इनकी नज़र बंगाल पे थी और इन्होंने सुना भी था जब व्यापार करने यहाँ जाते थे कि सब कुछ कर लो, लेकिन अगर बंगाल नहीं है आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं। और इनको पता भी था कि उस समय का जो बंगाल इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल था, क्योंकि उस समय का अगर बंगाल को आप देखोगे, उसमें बिहार भी आता था, झारखंड भी, उड़ीसा का कुछ पार्ट, बांग्लादेश, जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो, लोअर उड़ीसा, कुछ सिक्किम, यहाँ तक ये पूरा क्या होता था, बंगाल होता था। ठीक है, तो इसलिए इनको पता था कि ये अगर यहाँ पर हमें फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी जाए या फिर इसका कुछ एरियाज हमें मिल जाए, यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन मिल जाए, तो हम कुछ और ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा उत्पादक क्षेत्र था जहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था, इकोनॉमिकली कंडीशन वहाँ की अच्छी थी, इसलिए सब कुछ चीज़ें उनके अनुकूल थी। इसलिए उन्होंने वहाँ का उस समय जो गवर्नर था वो था शाह शुजा। शाह शुजा के पास एक व्यक्ति को भेजा, ब्रिजमैन को, उसको कहा तू जा शाह शुजा से वहाँ पर पहले सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मांग, व्यापार की परमिशन मत मांगना, जाते मारेंगे कान के नीचे एक और कहेंगे तुम्हारे से पहले और भी झगड़ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए सबसे पहले ये गया और इसने कहा कि सर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति हूँ और मुझे एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। शाह सुजान कहे ठीक है, मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि सर जब व्यापार होगा आपको टैक्स भी मिलेगा, वस्तुएं आएगी जाएगी, आपके क्षेत्र में एंटर होगी तो आपको चुंगी वगैरह सब कुछ मिलेगी। तो इन्होंने कहा एक नीचे जगह है उसमें हुगली नाम है, हुगली में तुम क्या कर लो, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करो। ब्रिजमैन ने कहा फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली हुगली में। ठीक है, तो सबसे पहले बंगाल में जो ब्रिटिशर्स की सबसे पहले जो बंगाल में ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई कहाँ पर हुई, हुगली में हुई। ठीक है, कब हुई, 1600। यहाँ तक बात कंप्लीट समझ आ गई, क्योंकि मैं ये पूरी चीज़ें मैं मैप पे समझा रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैप पे ही पूरा आप इस चीज़ को समझ लो। अब इनको लगा कि जब इस पूरे कोस्टल एरियाज में हमने लगभग फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश कर ली है, हर जगह हमारा व्यापार चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उनकी नज़र में ये जगह किस प्रकार जो हमारी बेइज्जती की गई। सबसे पहले सूरत में आए थे व्यापार करने, सूरत से जिस प्रकार भगाया गया था, ठीक है, भरे बाजार में सरेआम कहा था कि निकलो यहाँ से तुम, और हमने कहा था कि भाई साहब सूरत नहीं कहीं और नहीं, पुर्तगालियों ने कहा था कि इस पूरे एरियाज में कहीं दिखने नहीं चाहिए, कोस्टली एरियाज तो छोड़ो, जो अरेबियन सी वाला एरिया है यहाँ भी तुम नहीं दिखने चाहिए, अरब सागर में कहीं नहीं दिखना चाहिए। इसलिए इनके मन में एक बात हमेशा खटक रही थी, एक दिन ऐसा आएगा वेट एंड वॉच वाली स्थिति हम इस कोस्टल एरिया में भी। इसलिए थोड़ा समय बीता और समय बीतने के साथ साथ कुछ कभी कभी क्या होता है कि किसी को पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता, और जितना इंतजार अच्छे तरीके से किया, सोच समझ के किया जाए, धैर्य रखा जाए, तो चीज़ें धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती। और फिर एक और कहानी चल रही थी यूरोप में। ब्रिटेन का राजकुमार था जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड, जिसका क्या नाम था, चार्ल्स सेकंड। ठीक है, और एक पुर्तगीज राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिंगेजा। ब्रिटेन का राजकुमार था, उसका नाम था चार्ल्स सेकंड। ठीक है, और एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमार थी, उसका नाम था कैथरीन, क्या नाम था, कैथरीन ब्रिंगेजा या कैथरीन। ठीक है, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, और एक ही बेंच पे एक साथ बैठते थे,
और जब दोनों एक ही स्कूल में बैठे हो और एक ही बेंच पर बैठे हो, बातें तो होती है, बातें होने के बाद बातें वहीं थोड़ी रहती, बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और कब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, प्यार हो गया। खुद को नहीं पता चला कि हमें कब प्यार हो गया। और प्यार ऐसा हुआ कि शादी की नौबत आ गई। चार्ल्स ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और कैथरीन कहा मैं भी नहीं छोड़ सकती तुम्हें। तो फिर क्या किया जाए? तो कैथरीन ने कहा कि तुम अपने डैडी के पास ले जाओ, प्रपोजल ले जाओ कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। चार्ल्स ने कहा ठीक है, मैं अपने पापा डैडी से पूछता हूँ। कि अपने डैडी के पास गए, डैडी मुझे एक राजकुमारी पसंद आ गई पुर्तगाल की। डैडी ने कहा पुर्तगाल की राजकुमारी? मैं कोई पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर। मैंने कहा डैडी सब कुछ सही है, पुर्तगाल आजकल बहुत अच्छा रिच हो चुका है, अलग अलग जगह व्यापार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कहाँ कहाँ व्यापार कर रहा है? कि यूरोप में ही कर रहा है। नहीं नहीं, यूरोप में नहीं, यूरोप से बाहर भी कर रहा है। डैडी ने कहा कि जब यूरोप से बाहर व्यापार कर रहा है, अच्छा खासा दहेज मिल जाए तो हो सकता है मैं राजी हो जाऊं। ये बात इन्होंने कैथरीन को बता दी। और कैथरीन ने वापस जाकर कह दिया कि आप टेंशन मत लो, आप यूरोप छोड़ो, हम यूरोप से बाहर आपको फॉरेन में बहुत अच्छा एक प्लॉट दे देंगे। इस बात पर ये राजी हो गए और इन दोनों के बीच में क्या होगी, शादी होगी। ठीक है, कब हुई शादी? 1661 में इन दोनों के बीच में शादी हुई। तो शादी होने के बाद इनको एक प्लॉट दिया गया भारत में। और जो प्लॉट था वो कहाँ था, बॉम्बे। बॉम्बे इनको क्या क्या दे दिया गया देश में? किसको दिया? पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड को। और जब बॉम्बे इनको देश में मिल गया तो भारत में उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इस कोस्टल एरियाज में व्यापार कर रही थी और उनकी नज़र में ये एरियाज था ही, इसलिए उनको ये बात पता चल गई। उन्होंने कहा अब मौका आया, अब हम पुर्तगालियों को दिखाते हैं किस प्रकार हमें भगाया गया था और हम वापस यहीं आएंगे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भागते भागते कहाँ चले गए, चार्ल्स सेकंड के पास। उन्होंने कहा सर, तो बोलो क्या काम है? सर हमने सुना है कि आपको भारत में एक प्लॉट दे दिया गया देश में। बोल दिया, तुम्हारी बुरी नज़र कौन सी पड़ी मेरे प्लॉट पर? कि सर बुरा मत मानो। अरे मंग तो बुरा क्या, तुम तो प्लॉट मिला ही नहीं, उससे पहले यहाँ तैयार हो। कि सर ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से उसकी हालत बहुत ख़राब है, हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई उसकी साफ सफाई करने वाला नहीं है, देखभाल बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर तो आप तो वहाँ आते नहीं हो, इससे अच्छा प्लॉट हमें किराए पे दे दो। राजकुमार ने कहा कि मुझे किराए की क्या जरूरत है? तो इन्होंने कहा कि आपको किराए की जरूरत नहीं है, बट आप एक छोटा सा राशि ले लो ताकि पता चले कि प्रॉपर्टी आपकी है, बट हम उसका क्या कर रहे हैं, यूज करें। इसलिए राजा ने कहा ठीक है, जब आप इतनी बात कह रहे हो कि इसकी देखभाल अच्छे से कर रहे हो, कर लोगे, तो आपको 10 पाउंड के बदले मैं ये बॉम्बे आपको क्या दे देता हूँ, किराए पे दे देता हूँ। किसको किराए पे दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिया? राजा ने या फिर राजकुमार ने किराए पे दे दिया। इसलिए जो बॉम्बे प्राप्त हुआ था किसको, अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो किससे हुआ था? ब्रिटेन के राजकुमार से। जबकि राजा से या राजकुमार से, जबकि ब्रिटेन को किससे प्राप्त हुआ था? पुर्तगाल से। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। तो ये बॉम्बे इनको कब दिया गया था? 7 साल बाद, 1668 में। अब जब का व्यापार इन एरियाज में अच्छा चल रहा था और इनकी नज़र इस प्लॉट पे थी, तो आप इन सब चीज़ों को सीक्वेंस में थोड़ा समझते रहो, समझने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। अब इन्होंने कहा कि चलो बॉम्बे, अब और कहीं नहीं रुकना है। कहाँ जाना है? सीधा बॉम्बे। और सीधा कहाँ गया? बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद इन्होंने कहा इसकी साफ सफाई करो, पहले एकदम क्लीन कराए। और क्लीन कराने के बाद कॉलर किया ऊपर और गलियों में घूमते थे और पुर्तगीज को कहते थे, एक तो राजकुमारी ले गए, राजकुमारी तो ले गए साथ में बॉम्बे भी ले गए, अब कुछ करके दिखाओ। और पुर्तगाली कुछ नहीं कर सकते, रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार नाता जुड़ गया, अब क्या कर सकते हो। इसलिए फिर इन्होंने कहा सबसे पहले अगर इस प्लॉट पर आ ही गए तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इस एरिएज में हमारी कोई अच्छी फैक्ट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या स्टेब्लिश कर ली जाए, एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन्होंने सबसे पहले जो काम किया, एक फैक्ट्री स्टेब्लिश। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, और बॉम्बे में जो फैक्ट्री जिस व्यक्ति ने स्टेब्लिश की उसका नाम था गेरोल्ड आंकियार। क्या नाम था? गेरोल्ड। ठीक है, इस व्यक्ति ने बॉम्बे में सबसे पहले फैक्ट्री स्टेब्लिश की। और फैक्ट्री कब स्टेब्लिश की? 1668 में। जब बॉम्बे इनको प्राप्त हो गया, उन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की, साफ सुथरा रखा एकदम। राजा भी खुश हो गया कि ठीक है, एक मिनिमम चार्ज पे मैंने रेंट पे दे दिया, लेकिन बहुत अच्छा काम हो गया। अब आप देख सकते हो कि एक प्रकार से बॉम्बे में इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, उसके बाद कहाँ स्टेब्लिश कर ली, सॉरी मद्रास में थी, और इसके बाद कहाँ स्टेब्लिश कर ली, बॉम्बे में कर ली। क्योंकि अलग अलग एरियाज में इन्होंने व्यापार शुरू कर लिया था और धीरे धीरे अपने क्षेत्र को व्यापार की दृष्टिकोण से बढ़ा रहे थे। और इनकी नज़र में बॉम्बे था कि बॉम्बे में कुछ ऐसे क्षेत्र चाहिए जहाँ हम व्यापार करें और बहुत अच्छी फैक्ट्री स्टेब्लिश करें। इसलिए कुछ समय बाद फिर बॉम्बे गए
सॉरी, फिर बॉम्बे से कहाँ चले गए, बंगाल गए, और बंगाल में जाकर बंगाल के सूबेदार से रिक्वेस्ट की कि मुसांग को प्लीज़ कुछ छोटी मोटी जगह दे दो, ज़मीन दे दो, ताकि हम क्या इस्टेब्लिश कर पाए, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर पाए। तो उन्होंने एक जमींदार को बुलाया, अजी मूसा ने, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज आए हैं, इनसे मिलो, मैं ये नहीं पता कि अलग अलग जगह पर कितना अच्छा व्यापार कर रहे हैं, और जहाँ पर व्यापार कर रहे हैं वहाँ की राज्य बहुत अच्छी हो रही है, हम पीछे रह रहे हैं, हम इसका फ़ायदा लेने में हम क्यों पीछे रहे, ठीक है। और ऐसे होते होते तो फिर अंग्रेजों को, ठीक है, वहाँ का जो कोई जमींदार था उसने कहा ठीक है मैं 3,000 गाँव देता हूँ। अंग्रेजों का पैसा बोलो, उन्होंने कहा पैसा मिनिमम जो भी आप देना चाहिए। तो फिर उन्होंने 12,000 में 3 गाँव खरीदे, 12,000 रुपये में। कितने गांव खरीदे, 3 गांव। कौन कौन से, सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकता। कौन कौन से थे तीनों गांव, सुतानाती, गोविंदपुर और कलिकता, ये तीनों गांव इन्होंने खरीद लिए, ठीक है। सुतानाती, गोविंदपुर और, मैंने कहा था कि ब्रिटिशर्स का एक सबसे पहले काम होता था कि किसी जगह को पहले खरीदो, लीज पे लो, और लीज पे लेते वहां क्या करो, पहले खुद को स्टेब्लिश करो, ठीक है ना। हम भी करते हैं, कहीं नई जगह जाते हैं, अगर व्यापार स्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले रहने का तो देखते हैं, ठिकाना, एक ठिकाना तो हो, पहले स्टेब्लिश हो जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि अब बंगाल में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लो। तो फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश कर दी जाए, तो इन तीनों जगह में एक जगह इन्होंने चूज की, वो थी कलिकता। इनको कलिकता बोलना आता नहीं था, इसलिए इसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया, कलकत्ता, सीधा सिंपल सा। इन्होंने कहा आज के बाद इसका कलकत्ता नाम, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता में क्या कर दी, फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी। और फिर विचार हुआ कि इस फैक्ट्री का नाम कैसे डिसाइड किया जाए, तो उन्होंने कहा ये पता करो ब्रिटेन में राजकुमार कौन है, विलियम थर्ड, तो उसी के नाम पे रख दो। तो फैक्ट्री का नाम रख दिया फोर्ट विलियम। क्या रख दिया फैक्ट्री का नाम, फोर्ट। मैंने कहा था कि उसका दुर्गीकरण कर दिया गया, बहुत मजबूत बना दिया गया, इसलिए नाम इसका रख दिया फोर्ट विलियम, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी, जिसने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई नाम में, उसका नाम था जॉब चार्नोक। क्या नाम था उसका, जॉब। इसलिए जो कलकत्ता की जो फैक्ट्री थी, फोर्ट विलियम थी, उसकी स्थापना किसने की थी, जॉब चार्नोक ने। अगर आप देखोगे ये जो कहानी है, ये जो बात है, ये है 1698 में यहाँ कर दी, 1639 में यहाँ पर, 1668 में यहाँ, और फिर 1690। अब इन्होंने कहा कि देखो हमने लगभग जो मुख्यतः सबसे बड़े क्षेत्र का एक ट्रायंगल बना दिया व्यापार का, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। अब इन्होंने कहा कि हमें एक और प्रेसिडेंसी बनानी चाहिए, एक और प्रांत अलग कर देना चाहिए, क्योंकि पहले सब कुछ चीजें कहाँ से डिसाइड हो रही थी, मद्रास से चल रही थी। अब मद्रास से नहीं, अब क्योंकि कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, क्योंकि हमें और ज़्यादा व्यापार बढ़ाना है, व्यापार के साथ साथ और क्षेत्र लेने, इसलिए कलकत्ता को अलग कर दो। कहाँ से अलग कर दो, मद्रास से, क्योंकि पहले किसके अंडर में आता था, मद्रास के अंडर में। और मद्रास को कौन देखता था, एक इस कंपनी का गवर्नर होता था, ब्रिटिश गवर्नर होता था, जो ये पूरे काम देखता था। ये प्रशासनिक रूप से मुख्य अधिकारी यही होता था। इसलिए बाद में 1700 में 2 साल बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री सब कुछ बनकर तैयार है, अब ऐसे करो कलकत्ता को यहाँ से अलग कर दो। इसलिए 1700 में क्या किया, कलकत्ता को मद्रास से अलग कर दिया और अलग से यहाँ का गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर दिया, ठीक है। और जो सबसे पहले जो वहां गवर्नर बना उसका नाम था चार्ल्स आयर। कहाँ का, कलकत्ता का। पहला गवर्नर कौन था, चार्ल्स आयर। बात समझ आ गई यहाँ तक। ये कहानी कंप्लीट हमने समझ ली कि किस प्रकार इन्होंने कहाँ का फैक्ट्रियाँ एस्टेब्लिश की, कौन कौन से क्षेत्र को उन्होंने लिया, खरीदा, जो भी किया, और पूरी तरह से व्यापार को क्या कर दिया, अपने नियंत्रण में लेते चले गए। इस प्रकार अगर आप मैप को पूरा देखोगे तो आपको एक पूरी कहानी समझ। अब हम आगे इन्हीं चीज़ों को मैप पे डिस्कस करेंगे पूरा, और डिस्कस करने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये कल दूसरा पॉइंट, सबसे पहले जो डिप्लोमेटिक व्यक्ति आया था उसका डिस्कस कर लिया था, हॉकिंस का। हॉकिंस के बाद मैंने कहा था दूसरा व्यक्ति भारत में आया था, या फिर जो व्यापार की परमिशन मांगने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो व्यक्ति आया था, वहाँ के राजा ने जिसको भेजा था, वो था सर थॉमस रो। क्या नाम था उसका, सर थॉमस, ठीक है। और सर थॉमस रो 1614-15 में भारत के लिए आया, और भारत आने वाला दूसरा राजदूत था, ठीक है। मैंने ये पढ़ा दिया, सेकंड एम्बेसडर। और 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की, और मुलाकात करते ही जहांगीर ने क्या दे दी, व्यापार की
परमिशन दे दी कि तुम यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। और लेकिन वास्तविक रूप से जो परमिशन दी थी वो किसने दी थी? खुर्रम ने दी थी, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बना था। ये कहाँ का गवर्नर था? गुजरात का गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ गुजरात। ने कहा था कि डैडी यहाँ अजमेर में बैठे हैं और तुम चुपचाप मेरा लेटर लेके जाओ डैडी के पास और तुम्हें क्या दे देंगे? व्यापार की परमिशन दे देंगे। सर थॉमस रो ने कुछ बातें अपनी किताब में लिखी है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, और फिर उस किताब का नाम है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। उसने यहाँ भारत और अन्य पूर्वी द्वीप जो इंडोनेशिया वगैरह यहाँ की यात्रा की होगी, और इन यात्राओं के लिए उसने लिखा था कि पूर्वी द्वीपों की यात्रा, क्योंकि यूरोप में जो इसकी लोकेशन है भारत की और इन सब की कहाँ पड़ती है? पूर्व में पड़ती है। इसलिए कि जो पुस्तक का नाम है उसका क्या नाम है? पूर्वी द्वीपों की यात्रा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह 500 पेगोड़ा 500 कोइंस के बदले क्या दे दिया? अपने क्षेत्र में सुनहरा फरमान दे दिया, गोल्डन फरमान दे दिया कि तुम जाओ 500 रुपये मुझे दे दो, और 500 रुपये देने के बाद तुम पूरे इस मेरे जो क्षेत्र है पर जाकर क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। इसलिए इस पूरे क्षेत्र पर व्यापार करने के लिए उसने कितने रुपए लिए? 500 रुपये सिर्फ। इसलिए इससे क्या कहा गया? गोल्डन फरमान कहा गया। गोल्डन चांस था अंग्रेजों के लिए कि तुम सिर्फ 500 रुपये के बदले में पूरा क्षेत्र ले रहे हो राज्य का, जितना चाहे उतना तुम्हारा टैक्स फ्री है, और जितनी वस्तुओं को ला सको ला सकते हो, यहाँ से ले जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बात समझ में आ गई? इसमें वही टॉपिक सेम दिया कि सभी बंदरगांव पोर्ट वगैरह का यूज कर सकते हो, इनके लिए बहुत आसान हो गया। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का जो पहला कारखाना जो फैक्ट्री थी वो 1633 में कहाँ स्टेब्लिश की? बालासोर और हरिहरपुरा। ये भी मैंने समझा दिया था आपको मैप पे, कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पॉइंट में। बालासोर और हरिहरपुरा में, ठीक है। बात समझ में आ गई? पूरी द्वीपों पर है, पूरी द्वीपों पर यही, और साउथ में अगर पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम। ये बात एक ध्यान रखना। 1639 में फ्रांसिस डे नाम व्यक्ति था, तो पता चला कि नीचे कुछ गांव बिक रहे हैं, पहुंच गए कहां पर? चेन्नई में, चंद्रगिरी राज्य में। वहां पर जाकर चेन्नई गांव खरीदा और चेन्नई का नाम चेंज करके क्या कर दिया? मद्रास। मद्रास में फोर्ट फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से, ठीक है। और यहाँ पर किला बनाया जो इनका पहला किला था अंग्रेजों का। तो मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस डे। 1651 में शाहशुजा की अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में 1652 में हुगली नामक स्थान पर क्या लगाए? फैक्ट्री या कारखाने की स्थापना करी। इसको ऐसे याद रख लेना कि हुगली नदी पर ब्रिज बनाया, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। हुगली नदी पर ब्रिज बनाया, किसने बनाया? ब्रिजमैन ने, ताकि याद रह जाएगा कि ब्रिजमैन ने फैक्ट्री कहाँ पर स्टेब्लिश की थी? हुगली में। और बाद में कासिम बाजार, पटना, राजमहल, ये सब उस समय ये एरिया सब कहाँ आते थे? बंगाल में आते थे, और इन्हीं एरिया में फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश की और व्यापार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी किससे होगी? प्रिंस चार्ल्स सेकंड की शादी प्रिंसेस कैथरीन से। जो प्रिंसेस कहाँ थी? पुर्तगीज की थी। इनसे शादी होगी कब हुई? 1661 में। और इनको देश में क्या मिल गया? कौन सा एरिया मिल गया? बॉम्बे इनको देश में मिल गया कब? ठीक है, 1661 में। लेकिन बॉम्बे कंपनी को किसने दे दिया? राजा ने। कब? 1668 में। और वहां पर उन्होंने जाकर क्या कर दी? फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी यहाँ पर। और फैक्ट्री जिस व्यक्ति ने स्टेब्लिश की उसका नाम था क्या था? गेरोल्ड आंगियार, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीम उशान की अनुमति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खान से 12,000 रुपये में 3 क्षेत्र खरीदे। कौन कौन से 3 क्षेत्र थे? सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलिकाता। इन 3 क्षेत्रों को खरीदा। इन 3 क्षेत्रों को खरीदने के बाद इन्होंने कलिकाता का नाम चेंज करके कलकत्ता कर दिया, और कलकत्ता में क्या लगा दी? फैक्ट्री लगा दी। और उस जो फैक्ट्री का नाम रखा गया वो फोर्ट विलियम रखा गया, ठीक है। और फोर्ट विलियम किसके नाम पर रखा गया? ब्रिटेन के किंग विलियम थर्ड के नाम पर, ठीक है। बात समझ में आ गई? और उसके जो फैक्ट्री के संस्थापक थे उनका नाम था जॉब चार्नोक। ये बात कब थी? ये बात 1698 की थी। और फिर 2 साल बाद क्या हुआ? उन्होंने उस पूरे बंगाल को मद्रास से क्या कर दिया? अलग कर दिया। और अलग करने के बाद 1700 में सर चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बना दिया, और वहां का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हमें समझ में आ गया कि हमने मैप पे पूरा समझ लिया। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट पूरी कहानी हम समझ चुके। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर क्या हुआ कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक मोनोपोली दी गई थी, एकाधिकार दिया था वहां की महारानी ने, एलिजाबेथ फर्स्ट ने, कि कहा था कि तुम व्यापार करने भारत के साथ जाओ, पूर्वी एरिया में जाओ, लेकिन दूसरा कोई भी व्यक्ति ब्रिटिशर कंपनी बनाकर वहां नहीं आएगा, क्योंकि आपका एकाधिकार रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद कुछ लोग गए वहां की संसद में और वहां के राजा के पास, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली तो छोड़ो, महामोनोपोली,
किसी की बात नहीं मानते हैं, ठीक है, जैसा चाहते हैं वैसा व्यापार करते हैं। भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है और मोनोपोली इस लेवल की है, कुछ हिसाब किताब हमें भी नहीं देते यहाँ पर। तो क्या किया जाए, तो क्या हम मोनोपोली को खत्म किया जाए, एकाधिकार को खत्म कर दो और एक एक्ट लेके आओ जिसमें ये कहो कि कोई भी कंपनी बनाकर अब वहाँ व्यापार करने जा सकता है। इसलिए 1694 में ब्रिटिश की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, ठीक है, और प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि ब्रिटिश की सारी प्रजा भारत से व्यापार का अधिकार है, तो अधिकार दे दिया कि तुम जाओ कंपनी बनाओ और भारत के साथ क्या करो, व्यापार करो, ठीक है। और जिस अधिनियम के तहत दिया उसका जनरल सोसाइटी अधिनियम द्वारा एक अन्य कंपनी की भी स्थापना की गई। उस कंपनी का नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इनटू द ईस्ट। तुम ये कंपनी बनाओ और फिर कहाँ जाओ, भारत में व्यापार करो। फिर इन्होंने कहा कि एक दिमाग और लगाते, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, और उसका एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति किस प्रकार भारत में गया और वहां के राजा से मिला और परमिशन मांगी जांगी, इस प्रकार हम भी एक व्यक्ति को तैयार करते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम था विलियम नॉरिस। विलियम नॉरिस को कहा कि इधर आओ, राजा के पास लेके गया कि साहब ये व्यक्ति भारत जाएगा और हमारी परमिशन मांग। कहा ठीक है। उस समय जो राजा था विलियम तृतीय था, उसका राजदूत बनकर, एम्बेसडर बनकर कहाँ गया, भारत में आ गया। और भारत में उस समय कौन था, औरंगजेब था। तो औरंगजेब के दरबार में आए और व्यापार परमिशन मांगी। व्यापार परमिशन मांगने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला, और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पता चला तो उसने कहा कि ये बात और गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुआ कि ये गड़बड़ हो गया कि अगर ऐसे कंपनियां बना बना कर यहाँ आएंगे तो हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यहीं बन जाएंगे, हम हमारे बीच में ही प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे दूसरी जो यूरोपियन पावर है वो अपना फायदा उठाएगी, ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि ये मामला गड़बड़ है, हम एक हो जाते हैं। फिर वहां राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि नया और ले आओ आप एक चार्टर ऑफ यूनियन द्वारा इन्होंने इन कंपनियों का 1702 में क्या कर दिया, विलय कर दिया, ठीक है। और विलय करके कंपनी का नाम रखा जिसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने ये विलय किया उसका नाम था गोडोल्फिन, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गोडोल्फिन पैक्ट या समझौता कहा जाता है। यहां तक बात कंप्लीट समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो, एक छोटा सा पॉइंट था, सेम इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर पढ़ना चाहो। उसके बाद क्या हुआ कि इनको लगा कि भारत के इतने क्षेत्र पर हम व्यापार कर चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ और चीजें हमारे, कुछ और चीजें ये हैं कि हम फिर मैप पे आएंगे तो फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छे से ये समझ में आएगा कि आप देखोगे कि किस प्रकार उन्होंने इस पूरे एरियाज में फैक्ट्री स्टेब्लिश की, सब कुछ किया, व्यापार स्टेब्लिश किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई कंप्लीट, ठीक है। अब इनको लगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ की अगर परमिशन मिल जाती है तो हमारे लिए और बढ़िया हो सकता है, कि कुछ बंगाल या कलकत्ता में कुछ क्षेत्र ऐसे मिल जाए जहाँ पर टैक्स में वगैरह छूट मिल जाए, सूरत बंदरगाह यूज करने को मिल जाए, बॉम्बे में हमारे सिक्के वगैरह निकालते हैं हम, हमारे जो टकसाल है उन सिक्कों को अन्य क्षेत्रों में मान्यता मिल जाए, चलन में आ जाए, तो और अच्छा फायदा हो सकता है। तो इन्होंने कहा क्या किया जाए, तो इसलिए उस समय जो भारत में जो उस समय कह सकते हैं कि मुगल एम्प्रोयर था, उसका नाम था फर्रुखशीर। उसका क्या नाम था, फर्रुखशीर। बात समझ आ गई? तो उन्होंने पता कि भारत में मुगल एम्प्रोयर कौन है, तो फर्रुखशीर। तो किससे मिलना पड़ेगा, तो फर्रुखशीर से मिलना पड़ेगा। फर्रुखशीर ही क्या देगा आपको, ये सब परमिशन देगा। तो इन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने कहा कि पता करो कि फर्रुखशीर क्या ऐसी डिमांड चाहता, ऐसी डिमांड करता है जिससे वो राजी हो जाए, या फिर ऐसे क्या हम चीज कुछ बात कहें जिससे फर्रुखशीर मान जाए। कुछ लोगों को भेजा, और लोगों को वहां भेजने के बाद उन्होंने देखा कि फर्रुखशीर बीमार है अभी आजकल, ना दिन में वो सो पाता है, ना रात में सो पाता है, ना दिन में बैठ पाता है, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। तो पता करके आया कि फर्रुखशीर आजकल बीमार चल रहा है बहुत, ठीक है। तो पता किया कि बीमारी कौन सी है, तो पता किया गया कि फर्रुखशीर की बहुत खतरनाक बीमारी हो रखी है। तो इन्होंने कहा एक व्यक्ति को तैयार करो, एक डिप्लोमेटिक पूरा डेलीगेशन लेकर वहाँ जाए साथ में, और फर्रुखशीर से मिले, उसकी व्यापार, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे, और उसके साथ साथ खुश होकर हमें क्या दे दे, व्यापारिक कुछ यहाँ पर छूट वगैरह दे दे। तो इसलिए नए व्यक्ति को तैयार किया गया। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ जॉन सरमन को बुलाया। जॉन सरमन को बुलाया कि तुम इधर आओ, कई दिन हो गए यहाँ कंपनी की कामों पर आए और फ्री में खा पी के बैठ रहे हो, कुछ काम तो किया नहीं। तो जॉन सरमन ने कहा कि सर जब बताओगे तब काम करूंगा ना, मेरा काम ही यही लाइसेंस बनाना, वो तो आप कोई काम मुझे दे नहीं रहे हो आजकल। तो उन्होंने कहा आज अब हम तुम्हारे लिए काम ढूंढ कर,
किसको कहा? जॉन सरमन को। ठीक है, तो जॉन सरमन के पास गए ये सब लोग, और जॉन सरमन को उस डेलीगेशन का क्या बना दिया? हेड बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। इसकी अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। तो कहा कि फर्रुखशेर को कुछ बीमारी चल रही, तो जॉन सरमन ने कहा कि मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, बीमारी चल रही तो डॉक्टर से बात करो, मेरे से बात थोड़ी बनेगी। तो कि तुम टेंशन मत लो, एक डॉक्टर भी बुला रखा है, ठीक है, वो थोड़े दिन में पहुंच जाएगा। ब्रिटेन से एक डॉक्टर भी आ रहा। तो कौन सा डॉक्टर? जिसका नाम क्या था? डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन, ठीक है, क्या नाम था उसका? डॉक्टर हैमिल्टन। उसको बुलाया कि ये फर्रुखशेर की बीमारी सही करेगा। तो इसने पूछा कि बीमारी क्या है? तो उन्होंने कहा बीमारी हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता, वहां जाकर पता चले। उन्होंने कहा ठीक है, हम देख लेंगे। फिर उन्होंने कहा चलो, एक दल बनाकर फर्रुखशेर के दरबार में रवाना हुए। तो किसी ने पूछा कि फर्रुखशेर को इंग्लिश आती है? तो क्या नहीं आती। तो फिर साहब बात कैसे करेंगे? आपको कुछ रियायतें लेनी है, लेकिन रियायतें लेने के लिए उसको बात भी उसकी भाषा में करनी पड़ेगी ना, इतने प्यार से बात करनी पड़ेगी ना, दिल की बात दिल से लगनी चाहिए ना, तभी तो मान पाएगा। तो इन्होंने कहा कुछ बुलाओ ब्रिटिशर्स जिसको क्या आती हो, फारसी आती हो। ढूंढा आसपास में, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसको फारसी आ रही। इसलिए उन्होंने कहा कहीं और का व्यक्ति बुला दो ना, ब्रिटेन का जरूरी है। तो एक आर्मेनियन व्यक्ति था जिसका नाम था ख्वाजा शेउर्द। क्या नाम था? ख्वाजा शेउर्द। इसको बुलाया, इसको ले जाएंगे साथ में, ठीक है। ख्वाजा शेउर्द ये दोनों भाषा जानता था। क्या करता था? कम्युनिकेशन में दोनों साइड काम करता था, फारसी भी जानता था, इंग्लिश भी। इसको पूछा कि तुम्हें इंग्लिश आती है? तो बहुत अच्छे से। पर्शियन लैंग्वेज फारसी आती है? तो और भी अच्छे से। दूसरी 4-5 लैंग्वेज 10 लैंग्वेज कहोगे वो भी जान के बैठा हूँ, मेरा काम यही है, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मैं आपका काम कर देता हूँ, इंटरप्रेटर का काम कर दूंगा। तो ठीक है। ये पूरा दल कहाँ चला गया? के पास। और जैसे ही दरबार वहाँ फर्रुखशेर के वहाँ गया, तो फर्रुखशेर ने पूछा कि हमें मिलना है साहब बादशाह से। कहा कि राजा साहब तबीयत ठीक नहीं है आजकल, कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकती। इन्होंने कहा इसलिए तो हम आए हैं कि उनकी कंडीशन ख़राब है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, हम डॉक्टर भी साथ में लेके आए। आप अगर नहीं मान रहे हो तो इनकी डिग्री भी चेक कर सकते हो, ठीक है, इनके पास और भी सर्टिफिकेट है किन किन लोगों को इन्होंने सही किया। तो ठीक है, बुलाया अंदर, फर्रुखशेर से मुलाकात कराई। मुलाकात कराने के बाद जॉन सरमन ने कहा कि मैं वहाँ से आया। फर्रुखशेर ने कहा कि भाई साहब फारसी में बात करो। तो उन्होंने ख्वाजा को कहा कि बताओ उनको फारसी में, और फिर हमें वापस इंग्लिश में बताओ क्या बोल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि सर हमें ऐसे ऐसे व्यापारिक परमिशन चाहिए, ये चाहिए। फर्रुखशेर ने कहा कि मेरी जान जा रही है और तुम्हें ये व्यापारिक रियायतें चाहिए। तो इन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, हम साथ में डॉक्टर भी लेके आए, वो आपका क्या कर देंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। फर्रुखशेर ने कहा आज तक कोई कर नहीं पाया भारत में, और आप कहाँ से कर लोगे। इन्होंने कहा थोड़ा सा समय में 5 मिनट हम बाहर जाते हैं, डॉक्टर साहब आपसे मिलेंगे, आप इनको जितनी भी कोई भी कैसी भी गुप्त बीमारी हो बता दो। थोड़े समय के बाद बीमारी को सही किया और फर्रुखशेर एकदम स्वस्थ। और फर्रुखशेर ने कहा सबसे पहले उसको बुलाओ जो ज़्यादा बोल रहा था, जो इस डेलीगेशन का लीड कर रहा था, इसको उसको बुलाओ। जॉन सरमन को अंदर बुलाया और जॉन सरमन को कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जॉन सरमन ने कहा कि सर हम तो व्यापारी लोग हैं, और हम व्यापारी लोग हैं तो हमें व्यापारियों को क्या चाहिए, बस व्यापार, पैसा, और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें व्यापार करने की थोड़ी बहुत आप परमिशन दे दो। तो उन्होंने कहा कहाँ व्यापार करना, व्यापार कर ही रहे हो। उन्होंने कहा सर व्यापार नहीं, हमें बंगाल में कुछ जगह चाहिए, कुछ गांव चाहिए, कलकत्ता में कुछ ज़मीन चाहिए, ताकि क्या है बाल बच्चे आजकल रह नहीं पा रहे हैं, प्लॉट छोटे पड़ रहे हैं, जगह नहीं मिल रही, कोई हमें दे नहीं रहा है, कह रहे हैं कि ये बुरे हैं ऐसे। उन्होंने कहा ले लो। मैंने कह दिया, वहाँ के गवर्नर को कह दिया, वहाँ के जो भी व्यक्ति है हमारी तरफ से उसको कह दिया, और जाओ और वहाँ ज़मीन खरीद लो, ठीक है। इसलिए गए यहाँ पर और कहा जमीन खरीद सकते हो। तो उन्होंने कहा, फर्रुखशेर ने एक बात कह के भेजी थी, एक बात ध्यान रखना, फ्री में कुछ मत खरीदना, और अगर फ्री में कुछ खरीदोगे एकमो तुम भी काम नहीं करोगे और ना करने दोगे, इसलिए 3,000 रुपये आप चुपचाप दे देना। इसके कितने रुपए? 3,000 रुपये, ठीक है, ताकि जब इतना सब कुछ क्षेत्र मिल रहा तो 3,000 रुपये देने क्या। फर्रुखशेर का हो गया, अब जाओ। जॉन शर्मा का नहीं नहीं सर सर प्लीज, हमारी जान तो इस सूरत में बसती है, जहाँ से बेइज्जती हुई, तो क्या चाहिए हमें, ये पोर्ट यूज करने के लिए सूरत वाला, सूरत का बंदरगाह चाहिए, ताकि हम अपने व्यापार का आवागमन यहाँ से कर सकें। तो फर्रुखशेर का 10,000 रुपये दे देना और ये भी यूज कर। अर्जुन का ठीक है सर, एक और काम बोलो। सर बॉम्बे में हमने टक्साल लगा रखी है, जिसके सिक्के या कॉइन्स डालते हैं हम, जिनका
बनाते हैं लेकिन वो कॉइन्स खराब हो रहे हैं, यूं ही जंग खा रहे हैं, जिनका कोई यूज नहीं हुआ, प्लीज इन कॉइन्स को चलन में लेके आओ इनका। ओके डन। मांगता हूँ और कुछ चाहिए का सर? बस कलकत्ता के आसपास और जमीन दे दो थोड़ी बहुत, चाहो तो थोड़ी व्यापार की रियायतें और दे देना। इसका मतलब जॉन सरमन पूरा खुश हो गया, उसको लगा कि जो मैंने मांगा वो फर्रुखियर ने मुझे दे दिया है, ठीक है। और इस बात से खुश होकर वापस आया जॉन सरमन, हाहाकार मचा गया कि जॉन सरमन ने ऐसी क्या बात कर दी। और जॉन सरमन जो लाइसेंस बनाता था, जिस काम के लिए आया था, उसको सक्सेस हो गया। इस सक्सेस को देखते हुए एक प्रकार से जो मांगा वो मिला, इसलिए एक इतिहासकार है ओम्स, उन्होंने कहा था कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या है, मैग्ना कार्टा है। जो मांगा वो अधिकार मिला, समझो। ये इस कंप्लीट पीपीटी पे डिस्कस कर लेते हैं कि दस्तक मांगने गए थे, व्यापार परमिशन मांगने गए थे कि निःशुल्क व्यापार हो सके। किसके नेतृत्व में दल गठित किया गया? जॉन सरमन के, ठीक है। कब? 1717 में। एक प्रतिनिधि मंडल गया, किससे मिला? फर्रुखियर से, ये बात मैं समझा चुका हूं। उसमें साथ में डॉक्टर कौन था? हैमिल्टन। दुभाषिया इंटरप्रेटर कौन था? ख्वाजा शरूद। कहाँ का व्यक्ति था? आर्मेनियन था। ये सब वहां मिला और मिलने के बाद इन्होंने सब कुछ व्यापारिक रियायतें मांगी, तो 3000 में बंगाल में व्यापार करने की छूट मिलती, ठीक है। सूरत में कस्टम फ्री ट्रेड कर दिया फोर्ट को, 10,000 रुपये दे देना वार सालाना के। आगे बात समझ में? बॉम्बे टकसाल के जो सिक्के थे उसको चलन में ला दिया कि आप इनको मान्यता दे दी, परमिशन दे दी कि जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकते हो इनका, कलकत्ता के आसपास जमीन खरीद सकते हो। इसलिए इतिहासकार ओम्स ने इसे क्या कहा था? कंपनी का मैग्ना कार्टा। कंप्लीट बात समझ में आ गई? इतना पूरा कंप्लीट हम टॉपिक समझ चुके हैं, जिसमें भारत में जिस प्रकार यूरोपियंस या ब्रिटिशर्स जो कंपनी आई थी, किस प्रकार स्टेब्लिश हुई, किन किन क्षेत्रों पर उन्होंने कंपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की, व्यापार किया और क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारा ये टॉपिक आज कम पूरा हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो डेनिस है, ठीक है। इतना पूरा इसको अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद हम कुछ अंग्रेजों को फिर आगे पढ़ेंगे, एक प्रकार से कंपनी भारत में किस प्रकार स्टेब्लिश हुई, वो पूरे टॉपिक को हम, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, करता हूँ।